बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है वो 3 कैटेगरी में पढ़ना है। सबसे पहले होते हैं और जो सबसे प्रिमिटिव हैं, जो सबसे पुराने और प्रिमिटिव हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया क्या है बेटा? सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव फॉर्म है या प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है। मतलब इस अर्थ पे जब लाइफ ओरिजिन हुई थी तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे डेवलप हुआ वो आर्की बैक्टीरियाज थे। तो इन्हें हम लोग लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। इन बैक्टीरियाज को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, इन आर्की बैक्टीरियाज को भी फर्दर हमने, अच्छा इनकी ख़ास बात क्या है ये भी जान लीजिए। ये आपको किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में, ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं बेटा। ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि इनकी कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस हैं। मतलब इनके पास जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम थर्मो रेजिस्टेंट हैं। थर्मो रेजिस्टेंट का मतलब है कि जो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकता हो। ठीक है, वो एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकता हो उसे हम लोग थर्मो रेजिस्टेंट कहते हैं। बाकी इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन की ना बनके स्यूडो म्यूरिन की बनी होती है, स्यूडो म्यूरिन की बनी होती है। और जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपको ब्रांच्ड चेन लिपिड्स की देखने के लिए मिलेगी। इनकी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रांच्ड चेन लिपिड्स की बनी होती है, जो इनको एक्स्ट्रा मैं कहूँ जो है इनको रेजिस्टेंट बनाती है कि ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर पाए। ठीक है, और इनके पास में जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन होती हैं वो हिस्टोन से रिजेंबल करती हैं। जो इनके डीएनए के साथ में जो प्रोटीन एसोसिएटेड होती हैं वो सिमिलर होती हैं हिस्टोन से बेटा। हिस्टोन प्रोटीन्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है? मेनली वो जो हिस्टोन प्रोटीन है ये एक फीचर है यूकैरियोटिक सेल का। मतलब यूकैरियोट्स के अंदर जो आपको डीएनए के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन मिलती है उसे हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और बैक्टीरियाज में जनरली क्या होती है? बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं और इनका जो डीएनए है वो मेनली एसोसिएटेड होता है बेटा एक प्रोटीन के साथ में जिसे हम लोग पॉलीअमीन कहते हैं। लेकिन इनके अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरियाज में पॉलीअमीन था वो ना होके हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इनके पास में कुछ एक यूकैरियोटिक जैसा फीचर होता है। ये सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी यहाँ पे जो आपको पढ़नी है वो है बेटा हमारे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं बेटा। यू बैक्टीरियाज क्या कहलाते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं, है ना। और इन ट्रू बैक्टीरियाज के अंदर आपको जो कैटेगराइजेशन पढ़ना है वो है साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं और इन्हें हम लोग BGA ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो आपको पढ़नी है वो है बेटा माइकोप्लाज्मा। ठीक है जी, वो है माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। यहाँ पे सबसे पहले मैं आर्की बैक्टीरियाज को कैटेगराइज कर देता हूँ 3 कैटेगरी में। सबसे पहले शुरुआत मैं कर रहा हूँ किससे? आर्की बैक्टीरियाज से, कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो आर्की बैक्टीरियाज को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी होती है इनकी, जिन्हें बेटा मैं कह रहा हूँ मिथैनोजेंस। मिथैनोजेंस का मतलब है जो मीथेन जनरेटिंग होते हों। जो मीथेन, जन का मतलब है जनरेटिंग, जो मीथेन जनरेटिंग होते हों
उन्हें हम लोग बेटा मिथेनोजेंस कहते हैं, उन्हें हम मिथेनोजेंस कहते हैं। ठीक है, इनकी खास बात ये है कि ये आपको एनएरोबिक कंडीशन में भी ग्रो करते हुए मिल जाएंगे, ये आपको एनएरोबिक कंडीशंस में ग्रो करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, उसके अलावा ये स्पेशली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स वो देखिए दो तरीके, जैसे हम लोग हैं तो हमारे पास जो स्टमक होता है उसे हम लोग सिंपल स्टमक कहते हैं, और जो रूमिनेंट्स है जैसे कैटल्स, काउज एंड बफेलोज, उनका जो स्टमक होता है उसे हम लोग कंपाउंड स्टमक कह देते हैं। हमारे पास में क्या है, सिंपल स्टमक, तो इसको कोई कंपार्टमेंट में नहीं बांटा गया। लेकिन एक होता है कंपाउंड स्टमक जो कैटल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे आपको एक स्पेशलाइज्ड चैम्बर मिलता है जिसे हम लोग रूमन कहते हैं। तो जिनके भी स्टमक में रूमन होता हो वो रूमिनेंट कहलाते हैं। तो रूमिनेंट्स के अंदर ये बैक्टीरिया क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो जो भी सेलुलोज रिच फूड वो एनिमल्स खाते हैं उसके डाइजेशन को करवाने में इन मिथेनोजेंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग सेलुलोज रिच डाइट खाने लग जाएं तो हम लोग उसे डाइजेस्ट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ना तो रूमन है और ना ही हमारे साथ में सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो उसको डाइजेस्ट करवा पाए। तो ये रूमिनेंट्स जैसे कि बेटा कैटल्स जैसे काऊ एंड बफेलो, इनके गट में रहते हैं ये। ठीक है, इनके रूमिनेंट्स के गट के अंदर ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे ये किस चीज़ में मदद करते हैं, तो ये मदद करते हैं डाइजेस्ट करने में बेटा, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज रिच डाइट। ये सेलुलोज रिच डाइट को डाइजेस्ट करने में बेटा हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है जी, अब दूसरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कर सकते हैं, ये बेटा किसी भी फॉर्मिक एसिड को मीथेन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इनका एक, मैं कहूँ इनकी एक एप्लीकेशन भी है। इनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन बैक्टीरियाज को हम यूज़ कर सकते हैं मीथेन गैस के प्रोडक्शन में। क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी रूमिनेंट्स हैं उनके डंग से, जिसके अंदर ये रिच है, ये जो इनका एक्सक्रीटा है या डंग है, ये रिच होता है किस चीज़ में बेटा, इन मिथेनोजेंस के अंदर। तो हम उस डंग को यूज़ करके बायोगैस या गोबर गैस का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, अब आप एक चीज़ और जानिएगा कि जो मीथेन गैस होती है बेटा, उसका लगभग 75% जो प्रोडक्शन है इस अर्थ पे वो हमारे मिथेनोजेंस ही कर रहे हैं। और ये जो मीथेन है ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है, जो कि आगे चल के बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स मिथेनोजेंस के कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, तो बेटा इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे मिथेनोबैक्टीरियम, इसका एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोसार्कीना, मिथेनोकोकस, ठीक है। तो ये बैक्टीरियाज हैं जो बेसिकली क्या कर सकते हैं, रूमिनेंट्स के गट में रह के मीथेन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। और इनको कैसी कंडीशन चाहिए, इनको बेटा एनारोबिक कंडीशन है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट भी हो वहाँ पे भी ये आपको सर्वाइव करते हुए मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरी जो कैटेगरी हमें पढ़नी है यहाँ पे, दूसरी जो कैटेगरी पढ़नी है
बेटा वो पढ़ने हैं हमें जिन्हें हम कहते हैं हैलोफाइल्स। हैलोफाइल, ये हैलोफाइल्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो हैलोफाइल्स बेसिकली आपको जहाँ पे भी एक्सट्रीम सॉल्ट वाली कंडीशन हो, जहाँ पे भी एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन मिलती हो, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन मिलती हो, जहाँ पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता हो, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता हो। जैसे कि बेटा एक जिन्हें हम लोग कहते हैं हाइपर सलाइन लगून। हाइपर सलाइन लगून, हाइपर सलाइन लगून वो होते हैं बेटा जहाँ पे वाटर से उसको इवेपोरेट करके जो है सॉल्ट की फॉर्मेशन करी जाती है। उसके अलावा बेटा जैसे सॉल्ट लेक होती हैं, सॉल्ट लेक होती हैं, जैसे डेड सी है, डेड सी में बहुत एक्सट्रीम सॉल्ट कंसंट्रेशन है। या आप एक तरीके से कहें जो सॉल्टेड फिशेस होती हैं, सॉल्टेड फिशेस होती हैं, उनके ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना एक्सट्रीम कंडीशन है बेटा, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। जहाँ पे इतना सॉल्ट हो वहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये हैलोफाइल्स जो कि एक आर्की बैक्टीरिया की फॉर्म है, ये आपको वहाँ पे सर्वाइव करते हुए मिलेंगे। कैसे? तो इनके पास में ध्यान से सुनिएगा, दो चीज़ें होती हैं। जैसे ये एक आर्की बैक्टीरिया बना रहा हूँ जो कि हैलोफाइल है, जो कि हैलोफाइल है। तो यहाँ पे इनके पास में, इनकी मेम्ब्रेन पे एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग हेलोरोडोप्सिन कहते हैं, हेलोरोडोप्सिन कहते हैं। अब ये जो हेलोरोडोप्सिन है ये क्या करेगा, ये एक्टिवली पंप कर देगा बेटा किसको? कैल्शियम आयन को इन बैक्टीरिया के अंदर। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो आयन की कंसंट्रेशन है या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बाहर अगर आयंस ज़्यादा भी हैं, अगर बाहर आयंस ज़्यादा भी हैं तो ये वाटर को लूज़ नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आयनिक कंसंट्रेशन दोनों तरफ मेंटेन्ड हो जाएगी, तो ना कोई वाटर बाहर निकलेगा ना अंदर, बाहर से अंदर जाएगा। तो ये काम होता है हेलोरोडोप्सिन का, जिससे इसने क्लोराइड को अंदर पंप कर दिया। और दूसरा इन्होंने क्या किया, इनके पास में एक पिगमेंट और होता है जिसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोरोडोप्सिन। बैक्टीरियोरोडोप्सिन, ये जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन है ये क्या करता है, ये सनलाइट को ट्रैप कर सकता है। जो बेटा सनलाइट आ रही है उस सनलाइट को ये ट्रैप करके बेटा एटीपी प्रोडक्शन करवा सकता है, और इस एटीपी को ये अपने लाइफ प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया बेसिकली जो एक्सट्रीम सॉल्ट वाली कंडीशन में रह सकते हों उन्हें हम लोग हैलोफाइल्स कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं हैलोफाइल्स के बेटा, जैसे हैलोकोकस, हैलोकोकस और हैलोबैक्टीरियम। हैलोबैक्टीरियम। अब तीसरी कैटेगरी क्या होती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स बेटा, थर्मो एसिडोफाइल्स। अब ये थर्मो एसिडोफाइल क्या होते हैं, तो बेटा जो आपको बहुत हाई टेम्परेचर पे लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास और वेरी लो पीएच पे, पीएच कितना लो है बेटा 2, इतने पीएच पे जो सरवाइव कर सकते हो, इतने लो पीएच पे सरवाइव कर सकते हो, उन्हें हम लोग थर्मो एसिडोफाइल कहते हैं। थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन, ठीक है, और फाइल्स मतलब जो उन्हें जो है रेजिस्ट कर सकता हो, टोलरेट कर सकता हो। तो यहाँ पे इनके पास में क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर तो इसलिए रेजिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास जो एंजाइम्स हैं वो इस तरीके के प्रेजेंट है जो बेटा थर्मो रेजिस्टेंट है, जो हाई टेम्परेचर पे भी फंक्शनल रहते हैं, जो हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी क्या रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं, और वो डीनेचर नहीं करते, फंक्शनल रहते हैं और डीनेचर नहीं करते। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल कहते हैं। और दूसरे
जो ये वेरी लो pH पे रहते हैं, ये बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये बेटा अपने आप अपने अंदर H2SO4 का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये अपने अंदर किसका, H2SO4 का प्रोडक्ट। तो बेटा इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे थर्मोप्लाज्मा, इनके एग्जाम्पल हैं जैसे थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस और सल्फोलोबस। ठीक है, ये थर्मोएसिडोफाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं बेटा। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज थी जो हमें आर्की बैक्टीरिया के अंदर पढ़नी थी। अब बात कर लेते हैं दूसरी फॉर्म की, जिन्हें हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटे होते हैं बेटा, माइकोप्लाज्मा को हम लोग बेटा PPLO भी कहते हैं। ठीक है, मतलब दीज आर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दरअसल इनको ये नाम जो PPLO मिला है वो इसलिए मिला है कि कैटल्स के अंदर क्या होता है, जो लंग्स में प्लूरल फ्लूइड होता है, उस प्लूरल फ्लूइड में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, उस प्लूरल फ्लूइड में ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इसीलिए इनको नाम कह दिया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कैटल्स के अंदर प्लूरल फ्लूइड में इन्फेक्शन करा के उन्हें निमोनिया जैसे सिम्टम देते हों, इसलिए इसे क्या कह दिया, PPLO कह दिया। इनका जो साइज होता है ये बहुत छोटा होगा, ये बेटा अप्रॉक्सीमेटली आपको 0.3 माइक्रोमीटर तक इनका साइज मिल सकता है। अब इनके और फीचर्स क्या होते हैं माइकोप्लाज्मा के, तो बेटा सबसे पहले आप ये जानिए कि इनकी जो सेल वॉल है वो इनके ऊपर एब्सेंट होती है। तो जब इनके ऊपर सेल वॉल एब्सेंट नहीं होती तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर जो है चेंज होता रहता है, मतलब एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, बार बार लगातार चेंज होता रहता है। इसी वजह से इन्हें हम लोग कहते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। और इनके पास सेल वॉल भी एब्सेंट है, तो इनके ऊपर एक एंटीबायोटिक है जैसे पेनिसिलिन, जो बेसिकली सेल वॉल सिंथेसिस को या उसकी क्रॉस लिंकिंग को इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे इनके पास सेल वॉल है ही नहीं, तो पेनिसिलिन इनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे क्या आपको समझने के लिए मिलेगा कि ये जो बैक्टीरिया हैं माइकोप्लाज्मा, ये रेजिस्टेंट होते हैं टू पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी नीट में बना हुआ है कि जो उसमें गलत ऑप्शन दिया था उन्होंने कि माइकोप्लाज्मा आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। तो सेंसिटिव नहीं है, ये रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक से। ऑल्दो ये पेनिसिलिन से तो रेजिस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीबायोटिक इनको जो है अफेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये अदर एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होते हैं जो इनके ऊपर असर दिखा सकती है, जैसे कि क्लोरमफेनिकॉल इनके ऊपर असर दिखा सकती है, ये इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है। ठीक है, बस पेनिसिलिन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये बेसिकली क्या करती है, पेनिसिलिन का काम होता है अफेक्ट करना किसको, सेल वॉल की क्रॉस लिंकिंग को अफेक्ट करना इसका काम होता है। ठीक है जी। अब इनके और फीचर क्या हैं, तो इनका जो डीएनए होता है बेटा, इनका जो डीएनए होता है वो लीनियर आपको मिलेगा। ठीक है, और सब डीएनए जो अदर बैक्टीरियाज़ के हैं वो आपको सर्कुलर मिलते हैं, इसका डीएनए आपको जो है लीनियर मिलेगा। उसके अलावा ये आपको पैथोजेनिक या पैथोजन के तौर पे एक्ट करता हुआ मिलेगा, जो कुछ प्लांट्स को
और एनिमल्स को डिजीज़ कॉज करेगा। हैं जैसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, और दूसरा नाम है बेटा माइकोप्लाज्मा होमिनिस। ठीक है, तो ये तो बात रही माइकोप्लाज्मा की कि इनका साइज बहुत छोटा होगा, इन्हें हम लोग प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि ये कैटल्स के जो प्लूरल फ्लूइड है उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं और निमोनिया लाइक सिम्टम्स लेके आते हैं। किसके जैसे? निमोनिया लाइक सिम्टम्स लेके आते हैं। उसके अलावा इनकी सेल वॉल नहीं होती, तो जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो इनके ऊपर अफेक्ट नहीं कर सकती। और दूसरा, इन्हें हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। इनका डीएनए लीनियर होता है ना। पैथोजेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, एग्जाम्पल आपके ये हो गए। तो ये आपके बेटा माइकोप्लाज्मा